सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? आज हम समझने जा रहे हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से महत्वपूर्ण पाठ कृतिका भाग 1 पाठ 2 मेरे संग की औरतें। लिखी गई रचना है संस्मरणात्मक शैली में मृदुला गर्ग जी के द्वारा। तो आइए समझते हैं पाठ मेरे संग की औरतें। बच्चों, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका अपने बचपन की पुरानी यादों को ताज़ा करती हुई अपनी नानी, अपनी माताजी, अपनी परदादी, अपने भाइयों बहनों एवं उस समय के सामाजिक परिदृश्य का वर्णन करती है। देखते हैं पाठ का सारांश। पहले अनुच्छेद में लेखिका अपनी नानी को याद करती हुई कहती है कि बचपन में जब मैं छोटी थी तब मैंने अपनी नानी को नहीं देखा था, परंतु उनकी काफ़ी सारी बातें मैंने सुन रखी थी। नानी परंपरावादी, अनपढ़ व पर्दानशी महिला थी। हालांकि नाना जी की पढ़ाई विदेश में हुई, उसके बावजूद भी नानी ने विदेशी संस्कृति को कभी भी नहीं अपनाया और ना ही नाना जी ने कभी भी विदेशी संस्कृति को अपनाने के लिए उन्हें जिद भी की। हाँ, जब जीवन का अंतिम सफ़र था उस समय नानी नाना जी को एवं उनके दोस्तों को बुलाकर कहती है कि मेरी बेटी की शादी किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से करवाना। यही उनकी अंतिम इच्छा थी। कहने का तात्पर्य है कि लेखिका की नानी के मन में आज़ादी की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। ये रही लेखिका की नानी एवं उनके मित्र से उनकी इच्छा जाहिर करना। अब बारी आती है बच्चों लेखिका की माँ के बारे में। तो लेखिका की माँ का विवाह किसी पढ़े लिखे होनहार युवक से हो गया जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी था। उन्होंने पढ़ाई लिखाई के चलते आईएएस की परीक्षा से आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहने के कारण रोक दिया गया था। लेखिका की माँ काफ़ी दुबली पतली एवं नाजुक थी। खादी की साड़ी पहनती थी, हालांकि वह साड़ी को बड़ी मुश्किल से संभाल पाती थी। उनके पास कोई पुश्तैनी धन नहीं था, पिताजी के हाथ खाली थे। इसके बावजूद घर के पूरे सदस्य उनकी माँ से काफ़ी प्रभावित थी और उन सब का कारण था कि उनकी माँ कभी किसी से झूठ नहीं कहती थी, कभी किसी के भरोसे को नहीं तोड़ती थी, एक दूसरे की गोपनीयता की बातों को दूसरों को नहीं बताती थी। वे अपने बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहा करती थी। घर में उन्हें काफ़ी आत्मसम्मान प्राप्त हुआ। मातृत्व की कमी पिताजी के द्वारा पूरी होती थी। अब बारी आती है लेखिका की परदादी के बारे में। तो लेखिका की परदादी को लीक से हटकर चलने का काफ़ी शौक़ था। उन्होंने लेखिका की माँ के लिए लड़की की मन्नत मांगी। भगवान ने उनकी सुनी भी और एक की जगह पे 5-5 लड़कियाँ हुई। कहने का मतलब है लेखिका की 5 बहनें हुई और ये अवश्य था कि उनकी दादी ऐसा सोचती थी कि भगवान उनकी मन्नत को अवश्य सुनता है। हालांकि ये बात किसी की समझ में नहीं आई। लेखिका का माँ का प्रभाव अत्यंत ही विचारात्मक थे। लोग उनकी बातों को सुनते थे तो उनके प्रभाव में आने से नहीं रह सकते थे और इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने एक बार की घटना की याद दिलाई कि घर के सारे मर्द विवाह में बारात गए थे। घर में महिलाएं ही बची थी, जिसमें से काफ़ी सारी महिलाएं रत जगा कर रही थी। थके हुए रहने के कारण शयन कक्ष में उसकी परदादी सो रही थी। चोर उसके कक्ष में चोरी करने के लिए घुसता है। लेखिका की परदादी को पता चल जाता है। वह कहती है कि कौन हो, क्या काम है? तो चोर ने कहा जी मैं हूँ। तो उसने कहा मुझे पानी पिलाओ और यह हिदायत दिया कि मुंह पर कपड़ा कस के जाना, नहीं तो सभी लोग तुम्हें जान जाएंगे। ये बात सुनकर चोर घबरा गया, हड़बड़ाने लगा और इसी के चलते ही वह पकड़ा भी गया। लेखिका की दादी ने चोर को बचाते हुए कहा
कि तुमने मुझे पानी पिलाया है, इसीलिए तुम आज से मेरे बेटे हो। अब तुम्हें चोरी करना है कि खेती करना है, बताओ। चोर उसकी बातों में आने से न रह सका और वह कहता है कि अब से मैं खेती करूँगा। तो इस तरह चोर ने चोरी करना भी छोड़ दिया। तो ये उसकी परदादी की बातों का प्रभाव था। अब लेखिका के घर के वातावरण, बच्चों लेखिका के घर के वातावरण की चर्चा यहाँ पर होनी है। तो लेखिका के घर में सभी को अपने अपने तरीके से जीवन जीने की छूट थी। कभी कोई किसी की चिट्ठी को नहीं खोलता, किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करता, सभी अपने अपने ढंग से जीवन व्यतीत करते थे। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तब लेखिका को टाइफाइड हो गया था। आज़ादी के जश्न में वह शामिल नहीं हो सकी, काफ़ी रोई धोई। तब लेखिका के पिताजी ने 9 वर्ष की बालिका को ब्रादार्स कारामजो नामक उपन्यास पढ़ने के लिए पकड़ा दिया। उस उपन्यास में बच्चों पर होने वाले अत्याचारों की गाथाएं लिखी थी। लेखिका को एक अध्याय तो पहली बार में ही याद हो गया। लेखिका के मन पर इसका काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ा और उसके अंश उनके लेख में भी दिखाई दिए, जैसे कि जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, 3 किलो छोरी आदि। कटगुलाब जैसे उपन्यास में कई अंशों में भी इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। अब बारी आती है लेखिका के भाई बहनों का व्यक्तित्व। तो परदादी ने जिसके लिए मन्नत मांगी थी वह लेखिका की बड़ी बहन मंजुला भगत थी, जिनका घर का नाम रानी था। लेखिका 4 बहनें थी और एक भाई राजीव। चारों में लड़की होने की कोई हीन भावना नहीं थी। सभी ने अपने अपने लीक से चलना छोड़ दिया। दूसरे नंबर पर लेखिका थी, जिसके घर का नाम उमा था। लेखिका से छोटी बहन के घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा था। उसने छोटी रेणु यानी अचला थी। लेखिका का भाई हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लेखन के क्षेत्र से जुड़ गए। लेखिका की छोटी बहन रेणु का स्वभाव काफ़ी विचित्र था। वह गाड़ी में बैठकर स्कूल नहीं जाया करती थी। पैदल स्कूल जाना उन्हें अच्छा लगता था। कभी कभी वे इन बातों को लेकर अपने पिताजी के विरोध में भी चली जाया करती थी। सच बोलने में सबसे आगे थी। अब बारी आती है लेखिका और उसकी बहन की शादी का निर्णय। तो शादी के समय उसने एक नज़र में लड़का पसंद कर लिया और ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो इसी से ही करेगी। तो इसी के चलते लड़के को भी अपनी बात बता दी और उसे भी शादी करने के लिए मजबूर कर लिया। सबसे छोटी बहन अचला ने ठीक से पढ़ाई लिखाई करके पिताजी के इच्छानुसार शादी की। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से लीक पर चल रही है, परंतु 30 वर्ष की उम्र तक आते आते उसे भी लिखने का रोग लग गया। कहने का मतलब है कि उनके घर में एक आध बहन को छोड़कर लगभग सारे भाई बहन लिखते थे। लेखिका विवाह के पश्चात बिहार के कस्बे डालमिया नगर में रहती है। वहाँ की औरतों के साथ उसने कई नाटक किए, जबकि पुरुषों के साथ बैठकर पिक्चर भी वहाँ लोग नहीं देखने देते थे। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को इस बात के लिए तैयार किया कि वे पराये मर्दों के साथ मिलकर नाटक में भाग लिए और उससे जो धन एकत्र हुआ उसे अकाल के राहत कोष के लिए दे दिया गया। उसके बाद लेखिका जो है कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में रहती हैं। तब उसके 2 बच्चे हुए जो स्कूल जाने की उम्र में पहुंच गए, परंतु वहां ढंग से स्कूल भी नहीं था। स्कूल खोलने के लिए कैथोलिक बिशप से वह चर्चा करती है। वह अंग्रेज़ी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाली प्राइमरी स्कूल खोलेगी और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाएगी। बिशप को राजी करके वह स्कूल खोलती है और उसी स्कूल में उसके बच्चे भी अध्ययन करते हैं। और अंत में उसकी छोटी बहन रेणुका की चर्चा होती है कि रेणु जो है वो स्वयं को लेखिका से थोड़ी अधिक समझती है।
वह काफ़ी जिद्दी रही और सफल भी रही। एक बार की घटना लेखिका याद करते हुए कहती है कि 1950 के दौर में 9 इंच तक बारिश हुई थी। रेणु की स्कूल बस नहीं आई। सबने उसे स्कूल जाने के लिए मना किया, परंतु वह नहीं मानी। धुन की पक्की 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई और जाकर देखी तो वास्तव में स्कूल की छुट्टी थी। परंतु मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाना और अकेलेपन का मजा ही कुछ और होता है। उसकी बहन काफ़ी खुश थी और इसी के साथ ही लेखिका अपनी संस्मरण को पूर्ण करती है। तो पूरे पाठ में देखें तो उस समय उनकी दादी, नानी, माँ, भाई बहन और सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, तो अपने संग की औरतों के बारे में चर्चा करती हैं। प्रश्नाभ्यास का अध्ययन करें। धन्यवाद।